हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज के तहत अब तक हम लोग ने कवर किया है बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की अर्थव्यवस्था। और उस सीरीज की अगली कड़ी है, हम लोग देखने वाले हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। ठीक है। तो अगर आप लोग ने वो सब वीडियो नहीं देखा है, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की अर्थव्यवस्था और बिहार ज्योग्राफी, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल नाम से, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में हम उन प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो बिना देर के हुए हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण होता है बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में। तो आप इस सीरीज को देख के आप अपने प्रिपरेशन को धार दे सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और तो हम लोग शुरू करते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। फ्रेंड, इसमें जितना भी फैक्ट्स है एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है। इसलिए हम लोग बिहार एडिटोरिया बुक को चुने हैं, आप लोग को पता है। इसमें जितना भी फैक्ट्स है, जितना भी लाइन है, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है प्रत्येक लाइन को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। ठीक है। तो हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था शुरू करते हैं। ठीक है। और बाकी के वीडियो बिहार हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अगर नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिए, बहुत फ़ायदे करेगा। ठीक है। तो चलिए, कह रहा है पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में की गई। तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। ठीक है। हम लोग ने हिस्ट्री में भी देखा था इसको। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई। ये सब सवाल बन सकता है कि जब पहली बार बिहार का गठन हुआ, उसके बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए 1937 में, तो उस समय कितने सीटों पर चुनाव हुए थे, कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ था? तो 152 सीट था विधानसभा के लिए और विधान परिषद के लिए 30 सीट था। तो मतलब मैंने रिपीट किया पहले कि ये सारा लाइन बाय लाइन फैक्ट्स दिया हुआ केवल, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है। अगला फैक्ट्स है, राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र समान नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों के लिए, 7 अनुसूचित जनजातियों, 39 मुस्लिमों, 4 महिलाओं, 2 आंग्ल भारतीयों एवं 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र जो व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि से रिलेटेड थे के लिए सुरक्षित था। ठीक है। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। तो ये सवाल बनता है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ 1937 में, तो कांग्रेस ने कितने सीटें जीती बिहार में? तो 98 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल किया था। ठीक है। और मुस्लिम लीग 20 सीटों पर। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनैतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। मतलब श्री कृष्ण सिंह चाहते थे कि जब हम सरकार बनाए कांग्रेस, तो हमको सरकार चलाने की पूरी आज़ादी मिले। इसलिए उसने अंग्रेज से पूछा उन्होंने कि हमको सरकार चलाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए भाई। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। तो जब ये मतलब आश्वासन नहीं मिला कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे, आपको स्वायत्ता नहीं देंगे सरकार चलाने के लिए, तो भाई श्री कृष्ण सिंह ने फिर बोला कि फिर गठन सरकार बनाने का क्या मतलब है? तो उन्होंने गठन से इनकार कर दिया, सरकार बनाने से इनकार कर दिया। ठीक है। तत्कालीन गवर्नर इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। तो पूछ सकता है कि उस समय के गवर्नर जो थे, यूनुस खान को सरकार बनाने का दायित्व सौंपा, तो यूनुस खान किस पार्टी से? तो इंडिपेंडेंट पार्टी से थे। ठीक है। इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है। उस समय पद प्रधानमंत्री कहा जाता था, जो अब मुख्यमंत्री कहा जाता है। ठीक है। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। मतलब फिर बाद में गवर्नर राजी हो गए, मतलब कांग्रेस के बीच जब बातचीत शुरू हुआ तो उन्होंने राजी हुआ कि ठीक है, आप स्वायत्त रूप से आप सरकार चलाइएगा। तो फिर से जब सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, तो श्री कृष्ण सिंह को न्योता दिया गया कि ठीक है, आप सरकार में आ जाइए, बनाइए, सरकार को बनाइए। तो फिर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे दिए। ठीक है। डॉक्टर सजदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री रामदयालु सिंह अध्यक्ष, प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्याय चुने गए। एकदम हु बहु क्वेश्चन बीपीएससी का है, इसलिए आप टिक आउट कर लेंगे इसको कि जब पहली बार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किनको नियुक्त किया गया, तो सजदानंद सिन्हा को।
और उस कैबिनेट में मैंने विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो श्री रामदयालु सिंह। क्वेश्चन भी आता है कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो श्री रामदयालु सिंह इसका आंसर होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष चुने गए थे प्रोफेसर अब्दुल बारी। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। उस 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया। ये घटना हम लोग हिस्ट्री में जानते हैं कि जब 1939 में द्वितीय विश्व शुरू हुआ तो बिना सरकार से पूछे, मतलब जब जिस राज्य में, जैसे सेंट्रल में भी सरकार बनाई थी कांग्रेस ने और यहाँ भी, तो सरकार से बिना अनुमति लिए अंग्रेज सरकार ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। इसी को देखते हुए कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया बिहार में। ठीक है, ये बिहार की बातें हो रही है। 1939 से 1945 तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए। 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। ठीक है, इस विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों का संविधान सभा के लिए चुना गया। इसमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के लिए 330 सीटों के लिए चुनाव हुए। एक सदस्य मनोनीत किया गया। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और फैक्ट है देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुशंसा पर बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 319 कर दी गई। ठीक है, मतलब ये सारे सवाल हैं, पूछे जा सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुशंसा पर जो 330 सीटें के लिए बिहार विधानसभा चुनाव होता था उसको कितना कर दिया गया, तो 319 कर दिया गया। ठीक है, वर्ष 1977 में बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई तथा कुल सीटों की संख्या 325 हो गई। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को पृथक किया गया। इसके पश्चात बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 243 शेष रह गई। तो हम लोग ने अब तक मतलब 2000 तक का एक छोटा सा ब्रीफ इतिहास हम लोगों ने जान लिया अपने विधानसभा से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है। तो भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक का क्या है, राज्य सरकारें एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है। सवाल है, बिहार राज्य की शासन व्यवस्था है तो कैसे है? राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, स्थानीय शासन। राज्य की विधायिका में क्या आता है? राज्यपाल आते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन। ठीक है, चलिए अब हम लोग राज्यपाल को देखते हैं। अब एक एक टॉपिक हम लोग देखते जाएंगे। राज्यपाल से रिलेटेड देख लेते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब कहने का मतलब कि राज्यपाल का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन कह रहा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको पहले भी हटा सकता है, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर है वो। ठीक है ना, ये इसलिए कह रहा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी शर्तें। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग राज्यपाल की शक्तियां देख लेते हैं कि उनकी शक्तियां क्या क्या है भाई राज्य में। राज्यपाल की शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्रियों, महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों एवं अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उनके मंत्रियों की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है तथा उनके सदस्यों को भी नियुक्ति करता है। तो ये कार्यपालिका संबंधी राज्यपाल की शक्तियाँ। अब व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ देख लेते हैं। राज्यपाल विधानमंडल की बैठकों को बुलाता है, स्थगित कर सकता है तथा विधानसभा को विघटित कर सकता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे। यदि विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ये सारे
मतलब स्टेटमेंट वाइज फैक्ट्स दिए जा सकते हैं आपको एक से अधिक चुनने के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ लेंगे। कार्यपालिका संबंधी उनकी शक्तियाँ क्या है, व्यवस्थापिका संबंधी उनकी शक्तियाँ क्या है। अब हम लोग वित्त संबंधी शक्तियाँ देख लेते हैं, ठीक है। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानसभा वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब जब वित्त विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करना होगा तो उसके पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति लेनी होगी, ठीक है। ये हमारी वित्तीय शक्ति हुआ राज्यपाल का, ठीक है। चलिए ये अब न्याय संबंधी शक्तियां देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है। राज्यपाल अपराधियों की सजा को कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है, ठीक है। आपातकालीन संबंधी शक्तियां क्या है। राज्य में वैधानिक रूप से शासन चलाने की संभावना न होने पर संविधान की धारा 356 के अधीन वो राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने को परामर्श दे सकता है। मतलब राज्य में अगर शासन व्यवस्था खराब हो जाती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है धारा 356 के तहत कि भाई सरकार नहीं चल रही है, शासन व्यवस्था खराब है, आप यहाँ शासन करिए। मतलब राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, कहने का मतलब ये हुआ। तो ये आपातकालीन संबंधी शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, पूछा जाता है कि 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब है विवेक आधारित अधिकार या शक्तियां कह लीजिए। राज्यपाल अधिकतर कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है, लेकिन कुछ कार्य जैसे विधेयक की स्वीकृति देने में, विधानसभा भंग करने में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में, जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, अपने विवेक का निर्णय ले सकता है या लेता है, ठीक है। अब हम लोग राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो इससे सवाल बनते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल होंगे, इसके बारे में बताया गया है। 154 अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालक शक्तियां के बारे में बताया गया है। 155 अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हता माने उनकी क्या मतलब मापदंड है उसको बताया गया है अनुच्छेद 157 में। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं तय की गई है कि राज्यपाल अपने कार्यालय में क्या उसके नियम कानून है उसके बारे में बताया गया 158 में। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 160 में कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है और अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा भी तय की गई है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देने की बारे में बताया गया है, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं। अनुच्छेद 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन आदि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। अनुच्छेद 167 क्या कहता है, राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वह अनुच्छेद 167 का प्रयोग करके राज्यपाल को कुछ भी सूचना सूचित करे। 174 में बताया गया है राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान, उनका भंग होना, ठीक है। अनुच्छेद 175 के बारे में है राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन के बारे में बताया गया है। 200 अनुच्छेद कहता है विधेयक पर सहमति राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद था जिसको आप 2 से 3 बार जरूर देख लेंगे, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, पॉलिटी में। कुछ और 2-4 अनुच्छेद है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 201 कहता है राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना। मतलब राज्यपाल की एक शक्ति है कि भाई हम इस विधेयक के बारे में राष्ट्रपति को से विचार लेंगे, चाहे कुछ पूछेंगे उनसे, तो ये 201 में ऐसा वर्णित है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 217 कहता है राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। अनुच्छेद 233 कहता है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। एक क्वेश्चन CDPO में या FAO के एग्जाम में
राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो 233 में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब है बिहार के विभिन्न राज्यपालों की अब तक की सूची हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग। स्वतंत्रता पश्चात, एक सेकेंड, हम लोग स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपालों की सूची देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद राज्यपाल, पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक बने। ठीक है, उसी तरह माधव श्रीहरि अन्य, मतलब मेन पूछता है प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। बाकी इन नामों को भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को एग्जाम नज़दीक है, उसको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्किप करते हैं। ये सब मैंने जितना भी अभी तक राज्यपाल की सूची दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे राज्यपाल की सूची है। ठीक है, अभी वर्तमान देख लीजिए। 41वें राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, पहले थे जयराम दास दौलतराम जो और अभी वर्तमान में है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो 17 फरवरी 2023 से अभी तक पद पर है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें बता रहा है। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी हो चाहे बिहार पॉलिटी हो, इसमें से पूछा जा सकता है। क्योंकि बिहार के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल बताइए जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। तो उसमें नाम है जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर फैक्ट दे दिया, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर स्वतंत्र बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। हम लोग ने ऊपर देखा। देखो, पदासीन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है उस समय राज्यपाल का पद खाली था एवं जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास कि अगर राज्यपाल का पद खाली है तो उस समय उस पद पे कौन विराजमान रहता है, मतलब उसके कार्यभार को कौन संभालता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख लेंगे, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, अब हम लोग राज्यपाल देख लिए पूरे, अब हम लोग मंत्रिपरिषद देख लेते हैं। ठीक है, बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है, यह एक अस्थायी सदन है। द्विसदनीय हम लोग जानते ही हैं, विधान परिषद और विधानसभा। जो विधान परिषद है जो उच्च सदन है, जैसे केंद्र में राज्यसभा जो है उच्च सदन है, उसी तरह स्टेट में विधान परिषद है जो उच्च सदन है, ऐसे याद रखेंगे। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में है। मतलब विधान परिषद के गठन और जो निर्माण का वर्णन है जो संविधान के 169 में किया गया, अनुच्छेद 169 में। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको रट लेंगे कि अनुच्छेद 171 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब बिहार विधानसभा की संख्या अभी है 243, तो ये 81 सीट से ज़्यादा नहीं हो सकती विधान परिषद की संख्या। ठीक है, और न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकती। मतलब नियम के हिसाब से बिहार में 81 सीट से ज़्यादा विधान परिषद की संख्या नहीं हो सकती। और अभी हमारे पास कितना विधान परिषदों की संख्या है? तो 75। तो ये मतलब इस नियम अनुच्छेद 171 के तहत जो कहता है उस पर हमारी राज्य की विधान परिषद फिट बैठती है संख्या के मामले में। ठीक है, 75 है। ठीक है, हाँ। अब देखिए, कह रहा है विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी आधार वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। मतलब बिहार परिषद की पहली बैठक 1913 में हुई थी और अभी 2013 में, मतलब 2013 वर्ष में शताब्दी वर्ष मनाया गया था इसी के कारण। देखिए, बिहार विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या 75 है, मतलब 1/3 से कम है। 243 सीट है उधर विधानसभा में, तो उसका 1/3 होता है 81, मतलब 75 है, मतलब 1/3 से कम। ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए, तो ज़्यादा नहीं है ये। ठीक है, विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है। हम लोग जानते हैं वहाँ राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, राज्य में विधान परिषद अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता।
इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों तक अवकाश प्राप्त ग्रहण करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, मतलब एक अस्थायी सदन है और इसका कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है लेकिन उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, या इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होता है। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है सॉरी उनका चयन किस प्रकार होता है। तो 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। मतलब जितना भी 75 सीट है तो उसका मतलब 1/3 मतलब 25 सदस्य हैं जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुन के आते हैं। 1/3 सदस्य अस्थायी निकायों द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा, जो यूनिवर्सिटी में शिक्षक होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचक द्वारा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 2 है 1/3, 1/3 और 1/6 सदस्य जो हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों द्वारा। तो ठीक है, 1/3, 1/3, 1/6 हो गया, 1/12, 1/12 2। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने राज्यपाल देख लिया, अब हम लोग विधानसभा के बारे में कुछ देख लेते हैं। विधानसभा, बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन विधानसभा है। उच्च सदन विधान परिषद था, निम्न सदन विधानसभा है। एक अस्थायी सदन है, मतलब इसको कभी भी विघटित किया जा सकता है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित है। मतलब अधिक से अधिक 500 सीट हो सकते हैं और न्यूनतम 60। न्यूनतम के बारे में कुछ अपवाद भी है। ठीक है, 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। ठीक है, बिहार विधानसभा में सीटों की अधिकतम अभी संख्या जो है 243 निर्धारित है। बिहार विधानसभा में सीटों में 38 अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए, 2 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त 1 सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित है, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि मतलब जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीट आरक्षित थी उसको किस संविधान संशोधन से हटा दिया गया। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से जो आंग्ल भारतीयों के लिए सीट आरक्षित थी उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसके कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है। ठीक है, ये फैक्ट दिया है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या और वर्ष और विधानसभा में सदस्यों की संख्या और वर्ष। मतलब कह रहा है 1913 में विधान परिषद की संख्या 1943 मतलब केवल 43 थी। 1937 में जब पहली बार हुआ था तब विधानसभा की संख्या 152 थी। हम लोग ने ऊपर देखा, जिसमें कांग्रेस ने 98 सीट जीता था। और अभी वर्तमान में 243 है और अभी 2000 से मतलब अभी तक वर्तमान में 75 है। तो यही 2-3 फैक्ट महत्वपूर्ण है कि 1913 में विधान परिषदों की संख्या 43 थी और विधानसभा सदस्यों की संख्या 152, और अभी विधान परिषद की संख्या 75 है और विधानसभा की संख्या सदस्यों की संख्या 243। बस इतना ही याद रखना है। अब मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का गठन होता है, जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता चुना जाता है। ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री वास्तविक रूप से होता है जो बहुमत मतलब जो सत्ता में सरकारें होती है उसका नेता होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्षों का माना जाता है, लेकिन बहुमत की स्थिति के अनुसार कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। अभी हम लोग इसका बिहार में सबसे लेटेस्ट उदाहरण देख लेते हैं कि कभी 6 मंथ में, कभी 2 साल पे, कभी 1 साल पे सरकार गिरती बदलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि मैंने कार्यकाल फिक्स नहीं होता, ऐसा माना जाता है कि 5 वर्षों का है।
लेकिन बहुमत की स्थिति में कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। ठीक है, बिहार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। ठीक है, अब हम लोग बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची देख लेते हैं, पूरा नहीं देखेंगे, बस चूँकि ज़्यादा पूछता नहीं है। देखिए, मोहम्मद यूनुस जब श्री कृष्ण सिंह सरकार नहीं बनाए थे तो मोहम्मद यूनुस जो इंडिपेंडेंट पार्टी के थे, इनको न्योता दिया गया था कि आप सरकार बनाइए। तो पहले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन हुए? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, उसके बाद दूसरे श्री कृष्ण सिंह। इसमें बीच में आता है कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? तो 1968 में राष्ट्रपति शासन बिहार में पहली बार लगा। ये सवाल है, ये सवाल बनता है, पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन थे? तो दीप नारायण सिंह। ये भी सवाल है कि पहले बिहार के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन बने? तो दीप नारायण सिंह। और आगे जो भी सवाल है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लगा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, को टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो आप वो हम लोग याद रखेंगे। बाकी मुख्यमंत्रियों की कौन क्या बने ये सब याद रखना जरूरी नहीं है। चलिए, देखिए, हम लोग इसे ऊपर पढ़े कि मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल मतलब जनरली फिक्स नहीं है, मतलब सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत के हिसाब से बदलते रहता है। देखिए, चौथी बार मुख्यमंत्री 15 में बने, पाँचवीं बार भी 2015 में बन गए, मतलब फरवरी में, नवंबर में फिर 15 में बन गए, मतलब ये 5 महीना के अंदर में ही सरकार बदल गई। छठवीं बार 17 में बने, मतलब 2 साल के अंदर ही सरकार बदल गई। सातवीं बार 2020 में, मतलब 3 साल के अंदर भी सरकार बन गई। तो मतलब ये बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री तय होता रहता है। ठीक है, अब देखिए, ये मेन फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है। ये मेन फैक्ट्स है। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस, हम लोग ने पढ़ा भी। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। ये याद रखना है कि पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री माया प्रसाद सिन्हा, मतलब निर्दलीय जो मुख्यमंत्री बने महामाया प्रसाद सिन्हा थे। अब बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार की पहले महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो श्रीमती राबड़ी देवी। अब बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मेन सवाल है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री। अब बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। निर्दलीय मुख्यमंत्री भी याद रख सकते हैं कि माया प्रसाद सिन्हा। अब प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी याद रखना है कि श्रीमती राबड़ी देवी जी बनी थी। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं ही, अब तक 9 बार शपथ ले चुके हैं। अब हम लोग आते हैं स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, देखिए, पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता उपरांत 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया। ठीक है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 में लागू हो गई, मतलब कार्यरत हुआ। ठीक है, मैंने बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हुआ 2001 में। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। ठीक है, पंचायती राज के 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 2006 के मुख्य प्रावधान है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण होगा, मतलब जो लोकल बॉडीज है उसमें महिलाओं का आरक्षण कितना प्रतिशत कर दिया गया? मैंने 50% आरक्षण कर दिया गया। विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार का बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। ठीक है, और मतलब पिछड़े वर्गों को अधिकतम 20% आरक्षण मिला। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा, और अनुसूचित जाति और जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण देने की व्यवस्था किया गया। ये पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत किया गया। ठीक है, चलिए कुछ और है पंचायती राज अधिनियम 2006 के फैक्ट्स। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, पंचायती राज के निर्वाचन पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा।
पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। मतलब पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, कहने का मतलब ये हुआ। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचनाएं एवं विशेषताएं हैं वो बताया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति, अभी जिला परिषद की संख्या है 38, पंचायत समिति की संख्या 533, ग्राम पंचायत की संख्या 8058, जिला परिषद सदस्य की संख्या 1160 है, पंचायत समिति सदस्य 11,094 हैं और ग्राम पंचायत सदस्य 1,09,528। तो इसको याद रखें कि ग्राम पंचायत कितना है, जिला परिषद कितना है, पंचायत समिति की संख्या कितना है, ये सब कभी पूछ सकता है। ठीक है, इसको आपको 1-2 बार पढ़ लेना है बस। ग्राम सभा, यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। ये सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। मतलब ग्राम सभाओं की 1 साल में 4 बैठक अनिवार्य है। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्यों का 120 होता है। ठीक है, मतलब ग्राम सभा का गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/20 होता है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनके अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा। ग्राम सभा का मुख्य कार्य विकासात्मक कार्यों का सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान, सौहार्द बढ़ाना, निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, ये हो गया ग्राम सभा। मेन इसमें एक फैक्ट ही बहुत अच्छा आया कि ग्राम सभा की बैठकें के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 माह से ज़्यादा होगा तो साल भर में 4 बैठक कैसे कर सकते हैं आप, इसलिए बताया गया कि 2 बैठकों के बीच 3 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए और 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में देख लेते हैं। निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। मतलब 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत बनेगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मतलब अगर जो मुखिया का एक कार्यकाल अगर पूरा हो गया है तो 6 वर्ष के अंदर दोबारा मुखिया चुन लेना है। ठीक है, ऐसा प्रावधान है। हालांकि कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव हो जाता है और उसी में मुखिया चुन लिया जाता है। ठीक है, इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया, इनका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। मतलब इन लोग आपस में ही तय कर लेते हैं कि उप मुखिया कौन होगा। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सब सवाल है। वार्ड सदस्य, प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया, उप मुखिया तथा अपना त्याग पर जिला पंचायत अधिकारी को स्वयं लिख कर दे सकता है। बहुत महत्वपूर्ण, इस मतलब फैक्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आ गया। मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है तो जिला पंचायत राज अधिकारी को। जिला पंचायती राज अधिकारी को मुखिया या उप मुखिया भी अपना त्याग पत्र स्वयं लिख कर देता है। ठीक है, आगे है वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। देखिए, मुखिया देगा किसको, जिला पंचायत अधिकारी को, और वार्ड सदस्य देगा मुखिया को त्याग पत्र। ग्राम पंचायत की बैठकें गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी। ठीक है, अब आ गया ग्राम कचहरी। प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए ग्राम कचहरी होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। मुखिया भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है और सरपंच भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। केवल उप मुखिया जो होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है, ये ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं।
प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्यायिक न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर करते हैं। मतलब जो मुखिया भी जिला पंचायत अधिकारी को देते हैं अपना त्यागपत्र, और सरपंच भी अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को लिखित देता है। कह रहा है ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्याग पत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। ठीक है। पंचायत समिति अब आता है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करते हैं। मतलब पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रमुख। प्रमुख अपना त्याग पत्र लिखित रूप से अनुमंडल अधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देता है। तो ये सब याद रखेंगे, मतलब ये एक सिस्टम बना हुआ है, उससे क्वेश्चन बनते हैं ही बनते हैं। ये पंचायत समिति हो गया। अब हम लोग जिला परिषद के बारे में देख लेते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की संख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप से जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप से अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। तो ठीक है, ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं, कौन किसको त्याग पत्र दे रहा है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है। देखिए अब कुछ और फैक्ट्स हैं। पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्याग पत्र की विधि। देखिए हम लोग अब तक जितना पढ़ते आ रहे थे उसका त्याग पत्र कौन किसको क्या देता है, ये एक लिस्ट है, उसको देख लेंगे। बस इतना ही जरूरी है हम लोग को, इसको आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ लेंगे या देख लेंगे। देखिए मुखिया का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। त्याग पत्र किसको देता है? जिला पंचायत राज अधिकारी को। उप मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। त्याग पत्र देता है जिला पंचायत राज अधिकारी को। अब देखिए सरपंच और उप सरपंच भी जिला पंचायत राज अधिकारी को त्याग पत्र देता है। तो ये 4 लोग जो हैं, मुखिया, उप मुखिया, सरपंच और उप सरपंच, ये सारे के सारे त्याग पत्र देते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी को। वार्ड सदस्य तो छोटा लोग है तो मुखिया को त्याग पत्र देता है। अब जो प्रमुख होता है अपना त्याग पत्र देता है अनुमंडल अधिकारी को। ठीक है। और उप प्रमुख को पंचायत समिति के सदस्य भी प्रमुख को देता है त्याग पत्र। जिला परिषद अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी को देता है अपना त्याग पत्र। जिला परिषद को उपाध्यक्ष भी जिला परिषद अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। जिला परिषद के सदस्य जिला परिषद अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। हम लोग सरपंच उप सरपंच देख लिया, और पंच अपना त्याग पत्र सरपंच को देता है। तो ये मुखिया उप मुखिया और सरपंच उप सरपंच को ध्यान रखेंगे। प्रमुख किसको त्याग पत्र देता है उसको ध्यान रखेंगे आप, और जिला परिषद के अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देता है उसको ध्यान रखेंगे। ये 5-6 जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसको आप 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नगरीय प्रशासन में। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत संविधान में भाग 9 का शामिल किया गया। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम का प्रावधान किया गया। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है। नगरीय स्वशासन। बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत शहरी स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान है। कौन कौन है? नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम।
नगर निकाय सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 261 है। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 261 है। नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत की संख्या 154 है। इसको याद रखेंगे। अब आता है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए भाग 9 के अनुच्छेद 243 राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है तथा वित्त संबंधी अनुशंसा करता है। ठीक है, चलिए हम लोग राज्य वित्त आयोग का देख लिए। राज्य के महाधिवक्ता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है। महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है। सदन में मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से एक बार और पढ़ लेंगे कि महाधिवक्ता जो होता है राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है, विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है। सरकार का पक्ष रखना है तो बोलेगा, लेकिन सदन में उन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, बिहार में न्यायपालिका देख लेते हैं। बिहार में न्यायपालिका राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का शीर्ष स्थान है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स कैमियर थे। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है। ये महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं: वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत की न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अथवा उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, अब कह रहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार शक्तियां क्या है वो हम देख लेते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? मूल अधिकार संसद, विधानमंडल आदि के संबंध में विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई का अधिकार है। रीट क्षेत्राधिकार क्या है? अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? उच्च न्यायालय के एक अपीलीय न्यायालय होता है। यहाँ राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जाती है। पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय इसके तहत अपने अधीनस्थ न्यायालयों की गतिविधियों की समीक्षा कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों को नियुक्ति, पदोन्नति आदि का भी अधिकार उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र है। अब देखिए अभिलेखीय न्यायालय। उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अभिलेख एवं साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है। उच्च न्यायालय को न्यायिक अवमानना के आधार पर दंड देने का अधिकार भी होता है। ठीक है। न्यायिक पूर्ण विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 एवं 226 के तहत उच्च न्यायालय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिनियमों एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय के बाद जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें थी। इसको आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो सारा माइंड में घुस जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ते जाना है। अब प्रशासनिक व्यवस्था चर्चा कर लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। देखिए प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक उच्च अधिकारी क्या होता है। राज्य के सबसे उच्च अधिकारी मुख्य सचिव होते हैं। प्रमंडल में आयुक्त होते हैं सबसे उच्च अधिकारी। जिला में जिलाधिकारी सबसे उच्च अधिकारी होते हैं। अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी सबसे उच्च अधिकारी होते हैं। और प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी सबसे
उच्च होते हैं। ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है, मतलब ये मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंध करता है। ठीक है, ये हम लोग देख लिया। लोकसभा चुनाव और बिहार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं करंट से रिलेटेड। राजनीतिक दल और सीटों की संख्या क्या आई वो देख लेते हैं। बीजेपी को 12 सीटें आई, जदयू को 12 सीटें आई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 5 सीटें आई, आरजेडी को 4 सीटें आई, कांग्रेस को 3 सीटें आई, सीपीआई-एमएल को 2 सीटें आई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीटें आई, निर्दलीय 1 सीट, टोटल 40। मैंने लोकसभा बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। और कौन पार्टी कितनी सीटें इस बार जीती है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, अब देख लीजिएगा। देखिए अभी है बिहार विधानसभा की वर्तमान स्थिति कह रहा है, फरवरी 2023 तक की स्थिति ये दिखाया गया है। आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, सीटों की संख्या है। बीजेपी के पास 78 है, जेडीयू के पास 45 है, कांग्रेस के पास 19 है, मार्क्सवादी मतलब सीपीआई-एमएल के पास 12 है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 4 विधायक हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 2 हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2, एआईएम के पास 1 विधायक है, निर्दलीय 1 विधायक, टोटल 243। मतलब ये विधानसभा और अभी जो वर्तमान में लोकसभा हुआ उसका सीटों की संख्या बता दिया, और लगभग हम लोग का पॉलिटिक्स समाप्त होता है। तो फ्रेंड इसको आप 1 से 2 बार या 3 बार इसको देख लेंगे तो इससे ज़्यादा आपको बिहार के एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि आप लोग को हम शुरू में ही बताया कि हम इससे पहले बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी और बिहार की इकोनॉमिक्स हम लोग ने देख चुका है, उसका भी लाइन बाय लाइन हम लोग ने अध्ययन किया था, जो बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में बहुत सारा क्वेश्चन उससे आते हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, जहाँ से आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू।